हाय स्टूडेंट्स, जेई और नीट की इस सीरीज़ में अपना जो अगला पार्ट है उसको देखते हैं। कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें इन्वॉल्व किए हमने। तो यहाँ पे देखिएगा, जो फर्स्ट अपना प्रॉब्लम है ये एक वेरिएबल मास सिस्टम के प्रॉब्लम की कैटेगरी में जाएगा और इसमें गिवन है यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m, लेंथ l हैंग्स बाय ए थ्रेड एंड टचेज द सरफेस ऑफ टेबल बाय इट्स लोअर एंड. The thread is cut at t equal to 0. Which of the following graph best represent the relation between force F exerted by table on chain with time t? तो जितना चेन टेबल पर लगाएगी उतना ही टेबल चेन के ऊपर अप्लाई करेगी. अदर इन्फॉर्मेशन गिवन है. अज्यूम दैट द फॉलन पार्ट इमीडिएटली कम्स टू रेस्ट. वो रिबाउंड नहीं हो रहा है, रेस्ट में आ जाता है और यहाँ पे हीप का फॉर्मेशन नहीं हो रहा. इस प्रॉब्लम में देखिएगा, अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे अपने पास में दो फोर्सेज लगने वाले. तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, अगर हम इसके सॉल्यूशन को इधर की तरफ एनालाइज करते हैं तो ऐसा है कि ये मान लीजिए अपने पास एक थ्रेड है. थ्रेड की हेल्प से फिर हमने मान लीजिए एक और अपने पास इस टाइप से कुछ जो अपने पास में एल लेंथ का एक चेन गिवन है. ऐसा है, ये हैंग कर रहा है, ये टेबल के ऊपर है इस वे में. अब देखिएगा, इसको जब कट कर देंगे तो ये फ्री फॉल करना स्टार्ट करेगा, जी एक्सेलेरेशन से गिरेगा. टी टाइम के बाद में देखते हैं कि इसका कुछ एक्स पार्ट जो है वो गिर चुका है यहाँ पे. तो रिमेनिंग एल माइनस एक्स ये वाला पार्ट यहाँ पे है. अब देखो यहाँ पे दो फोर्स लगेंगे. एक तो ये वाला जो पार्ट गिर चुका है नीचे रेस्ट में आ चुका है, तो उसका सिंपल अपने पास वेट, लेट्स से इट्स मास इज एम डैश इंटू, नाउ इट्स एम डैश इंटू जी. और एक अपने पास क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली मास आ करके इसको स्ट्राइक कर रहा है. तो ये थ्रस्ट फोर्स और आएगा. ये उसी टाइप से चला गया अपने पास में रॉकेट प्रोपल्सन के केस में थ्रस्ट फोर्स देखते हैं. ये अपने पास जैसे ऐसा एक वर्टिकल वॉल पे अगर एक लिक्विड की स्ट्रीम आकर के स्ट्राइक कर रही है तो वहाँ पे भी फोर्स को एफ थ्रस्ट फोर्स हमने किस तरीके से नोट किया हुआ है, वी आर इंटू डी एम बाई डी टी. तो सेम चीज़ें यहाँ पे अपने को अप्लाई करनी है. देखिए, मान लेते हैं कि अगर लीनियर मास डेंसिटी यहाँ पे लैम्बडा है, देन ये वाला मास जो होगा, अगर मान लीजिए एक्स पार्ट ग्राउंड को स्ट्राइक कर चुका है, देन ये कितना हो जाएगा, लैम्बडा इंटू एक्स इंटू जी. ये तो एक वाला पार्ट हो गया. दूसरा यहाँ पे डी एम बाई डी टी. तो डी एम कितना होगा, हमने बोला कि एक्स पार्ट गिर चुका है और फर्दर डी एक्स पार्ट और गिरता है, तो उसका जो मास होगा डी एम वो कितना होगा, लैम्बडा इंटू डी एक्स. नाउ डी एम बाई डी टी विल बी लैम्बडा इंटू डी एक्स बाई डी टी. और डी एक्स बाई डी टी को भी पुट कर सकते हैं. तो ये क्वांटिटी बेसिकली कितना होगा, वी आर स्क्वायर इंटू आपके पास जो क्वांटिटी यहाँ पे इसको देखिएगा इंटू लैम्बडा, ये वैल्यू आ गई इंटू लैम्बडा. तो यहाँ से हम रख सकते हैं. अब आइए तो अपने प्रॉपर सॉल्यूशन पे आ जाते हैं. दो फोर्सेज लग रहे हैं, एफ डायनेमिक मतलब जो थ्रस्ट वाला है और एफ स्टैटिक मतलब जो पार्ट टेबल पे आ चुका है उसका सिंपल वेट. तो एफ स्टैटिक तो कितना हो जाएगा, ये जैसे हमने कैलकुलेट किया लैम्बडा इंटू एक्स इंटू जी, तो लैम्बडा इंटू एक्स इंटू जी. और दूसरा पार्ट जो अपने पास वी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी, और डी एम बाई डी टी भी कितना हो जाएगा, वी आर इंटू लैम्बडा. ये हमने कैलकुलेट किया वी इंटू लैम्बडा. तो वी रिलेटिव स्क्वायर इंटू लैम्बडा. वी रिलेटिव का मतलब है कि जो भी मास स्ट्राइक कर रहा है या फिर इजेक्ट होता है किसी सिस्टम से, उसका जिस सिस्टम से वो डिटैच या अटैच हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है. तो टेबल तो एक तरीके से रेस्ट में, जो मास स्ट्राइक करा इस पर्टिकुलर मोमेंट पे उसका स्पीड वी है, तो ये वी यहाँ पे और डी एक्स बाई डी टी भी वी होकर के वी स्क्वायर हो गया. ये वैल्यू आ गई टू जी एक्स इंटू लैम्बडा. ये प्रोडक्ट नहीं है, एक्स है यहाँ पे. तो अब जो फोर्स यहाँ से देखेंगे तो स्टैटिक वाला ये रहा, डायनेमिक वाला, दोनों को ऐड करेंगे तो थ्री टाइम्स से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इंटू लैम्बडा इंटू जी. एक्स देखिएगा, वो यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो एक्स कितना आएगा, तो ग्रेविटी के अंडर में गिर रहा है, तो एक्स पार्ट गिरने में टाइम कितना लगा, 0 प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर. तो ये वैल्यू आ गई इंटू लैम्बडा इंटू जी, ये वैल्यू आ गई. तो एफ नेट कितना होगा, 3 लैम्बडा जी इंटू हाफ जी टी स्क्वायर, 3/2 लैम्बडा जी स्क्वायर टी स्क्वायर. ये वैल्यू आ गई अपने पास में. अब ये टाइम के साथ देखें तो पैराबोलिक है, लेकिन टाइम के साथ हमेशा ये वेरी नहीं करेगा. कुछ टाइम के लिए वेरी करेगा जब तक कि कंप्लीट जो रोप है टेबल पे ना आ जाए. तो उसको जी एक्सेलेरेशन से गिर रहा है, टाइम कितना लगेगा, √2 इंटू एल डिवाइडेड बाई जी इस टाइम पे. तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 3 mg आ जाएगा. मतलब इस पर जब ये ग्राउंड पे इस तरीके से ग्राउंड नहीं सॉरी टेबल पे आता रहेगा, ये टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 mg. और फाइनली जब कम्प्लीटली टेबल के ऊपर आ जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा, उसका वेट सिंपल mg के इक्वल हो जाएगा, तो बाद में mg, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ अपने पास जैसे ये रहा इसके लिए. ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का है, वेरिएबल मास सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है, थ्रस्ट फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है. अच्छा क्वेश्चन है ये.
नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा कंपैरेटिवली इजी प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी है। प्रॉब्लम आपके पास में यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है 2 आइडेंटिकल पेंडुलम्स ए एंड बी हैव सेम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हैविंग लेंथ एल ईच। दोनों का लेंथ इक्वल है, मतलब टाइम पीरियड भी इक्वल होगा। दे आर डिस्प्लेस्ड बाय एंगल अल्फा एंड बीटा, एक को अल्फा से और एक को बीटा से डिस्प्लेस करके रिलीज किया गया, वेयर बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा एंड रिलीज्ड। फाइंड टाइम आफ्टर विच बी रीचेज टू इट्स इनिशियल पोजीशन फॉर टाइम फर्स्ट टाइम। तो बी वाला जैसे पहले इधर आएगा, यहाँ पे कोलिजन होगी, कोलिजन होने के बाद फिर से इधर कहीं जाएगा, क्या यही अपने पास ओरिजिनल पोजीशन होगी कि कुछ डिफरेंट होगी, तो उसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये ए और बी में जब यहाँ पे आएंगे तो इनमें इलास्टिक कोलिजन होगी, इलास्टिक कोलिजन होगी तो ये मोमेंटम्स इंटरचेंज कर जाएंगे और इससे क्या होगा, ये वाला तो ए वाला, यहाँ पे अगर डायग्राम्स बनाएंगे तो देखो t/4 टाइम के बाद में कोलिजन होगी, फिर क्या होगी t/4 के बाद में कोलिजन होते ही ये इंटरचेंज कर जाएंगे, इंटरचेंज करेंगे तो ए वाला जो है वो तो जाएगा बीटा एंगल तक, तो ये बीटा एंगल तक जाएगा और जो बी वाला है वो जाएगा अल्फ़ा एंगल तक, लेकिन हमें चाहिए ओरिजिनल, मतलब बीटा तक ही जाना चाहिए। तो अब क्या होगा, पहले तो ये इधर आया था, फिर कोलिजन होकर इधर गया, तो कितना टाइम और लग चुका है, t/4 टाइम और लग चुका। फिर से ये नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा और फिर कोलिजन होगी तो फिर से t/4 टाइम लगेगा, तो फिर से t/4 टाइम लग गया। फिर जैसे यहाँ पे कोलिजन होगी, अब क्या होगा, इंटरचेंज होगा, इंटरचेंज होगा तो ये तो बीटा तक जाएगा और ये अल्फ़ा तक जाएगा, अब ओरिजिनल पे चला जाएगा, तो फिर से अपने को कितना लेना पड़ेगा, t/4। तो टोटल टाइम कितना होगा t, और t की वैल्यू कितनी होगी 2π इंटू √L/g। तो ये अपने पास 2π इंटू √L/g। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है ये। इसमें गिवन अपने को ए पेंडुलम bob of mass m is suspended by massless string and at rest when string is vertical, ये given है। A constant horizontal force F equals to mg starts acting on it. The value of maximum tension in it is T equals to x into √2 minus 2 then value of x। देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम्स में पहले तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मैक्सिमम टेंशन या मिनिमम टेंशन की कंडीशन। इस टाइप के केस में जब हॉरिजॉन्टल फोर्स आ जाए, ये अपने पास ऐसा कुछ एक स्फीयर हो और उसमें किसी पार्टिकल को मान लीजिए वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी जाए, प्लस ये भी अपने पास में चलने लग जाए, जैसे कोई फ्रेम है, तो ऐसे केस में मिनिमम या मैक्सिमम की जो कंडीशन वो किस तरीके से निकालते हैं। एक तो ध्यान रखिए, मिनिमम या मैक्सिमम की कंडीशन तब आएगी जब अपने पास mg प्लस एक और कोई फोर्स होगा, स्ट्रिंग जो है उनके रिजल्टेंट के अलोंग आ जाएगी। अब अगर वो इसके अलोंग, जैसे यहाँ पे देखें तो f और इस mg का रिजल्टेंट के यहाँ पे आएगा, अगर स्ट्रिंग भी इसी डायरेक्शन में है तो उसमें टेंशन होगा मिनिमम, और उधर की तरफ है तो टेंशन होगा मैक्सिमम। तो बेसिकली मिनिमम और मैक्सिमम टेंशन की कंडीशन तब बनती है जब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट, जैसे जिस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन हो रही है उसके अबाउट टॉर्क 0 हो जाएगा उस पॉइंट पे, उससे पहले टॉर्क कंटिन्यूसली लग रहा था। अब यहाँ पे अगर देख रहे हैं हम तो देखिएगा, इसमें जैसे इस वाले प्रॉब्लम मैक्सिमम का कंडीशन है, और अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी पार्टिकल को स्पीड प्रोवाइड करते और इसको इधर एक्सेलरेट कर देते तो हम वो यहाँ पे इसकी सरफेस से रिएक्शन फोर्स आता, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम देखते कि इधर की तरफ लग रहा होता mg, इधर की तरफ लग रहा होता अपने पास ma, इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे आता, तो रिएक्शन फोर्स जब इसका अगेंस्ट आएगा वहाँ पे मैक्सिमम होगा, और इसके अपोजिट ही इस पॉइंट पे जैसे सूडो फोर्स ma, यहाँ पे mg, इनका रिजल्टेंट भी यहीं पे आ रहा है और नॉर्मल भी यहीं पे आ गया, तो ये मिनिमम वाला होगा। तो चलिए अब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। देखिएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे f और mg का रिजल्टेंट f भी mg के इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा √2 mg। तो उधर से टेंशन है, इधर से √2 mg है, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, mv²/r के इक्वल, सेंटीपिटल फोर्स। नाउ हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क डन बाय ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें देखिए फोर्स जब f हम कंटिन्यूसली इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और ये यहाँ पे पहुँच गया, तो f की वैल्यू कितनी है mg, ये भी mg, √2 mg ये निकाल लिया, और इसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया था कि यहाँ से अगर देखेंगे थीटा तो 45 डिग्री हो जाएगा, तो सभी एंगल्स अपने पास यहाँ पे 45 डिग्री हो गए। देखिएगा इसके बेसिस पे देखते हैं, तो ये L है, L का इधर कंपोनेंट कितना आएगा L/√2, ये भी कितना होगा L sin 45 L/√2, तो ये ग्रेविटी के इफेक्ट में कितना ऊपर रेज कर दिया हमने, दैट इज L - L/√2, इतना आ गया। चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे तो 0 है, वहाँ पे स्पीड v है तो ½ mv²। इस f का वर्क कितना होगा mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसी डायरेक्शन में हो रहा है तो mg इंटू L/√2। फिर ग्रेविटी का वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा, कितना हो जाएगा -mg
इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ L इंटू 1-1/√2, और अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है तो ये ऊपर की तरफ, तो √2 mgl माइनस mgl, कुछ ऐसा हो गया। चलिए ये इसको देखो, यहाँ से सोल्व करोगे आप, ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस mgl, और ये अपने पास में इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो mgl/√2 प्लस mgl/√2 2 टाइम्स mgl/√2 दैट्स √2 mgl और माइनस mgl, तो ये क्वांटिटी हाफ mv² इसके इक्वल आ गई। चलो यहाँ पे आते हैं हम, t इक्वल्स टू कितना हो जाए mg इंटू √2, और यहाँ से जो क्वांटिटी अपने पास जैसे mv² है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, उसको पुट कर देते हैं, तो 2√2 mgl माइनस 2 mg ये वैल्यू, और L डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे जैसे, तो ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में mg इंटू 3√2 माइनस 2। तो इसको कंपेयर करते हैं अपने पास जो गिवन एक्सप्रेशन से, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो गई है 3 हो गई है। एक और प्रॉब्लम देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 60 है। तो अभी तक अपना शायद ये 7th वीडियो चल रहा है इस सीरीज का। हमने अभी तक जैसे इस क्वेश्चन तक देखे तो टोटल 59 क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इन्वॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। इसमें गिवन है आपको एक रिंग, यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो यहाँ से पहुँच करके। एक रिंग यहाँ पे गिवन है और वो स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, 2 बीड्स इसके अंदर रिंग के अंदर जैसे फंसे हुए हैं, और बीड्स को ऐसे हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया v0। रिंग का मास 2m है, जहाँ पे बीड्स का मास कितना स्मॉल m है, ठीक है। और इसमें बोला है कि जब ये कोलिजन होगी उससे पहले इनकी स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिएगा इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये सिस्टम जब अपने पास में आगे मूव करेगा, जैसे ऐसा कंसिडर किया, ये जब आगे जाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास में बोला है कि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, तो इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। लेकिन जैसे हम बोल रहे हैं कि ये कहीं यहाँ पे होगा, इससे रिएक्शन फोर्स आएगा ऐसे, वो अपने पास में रिएक्शन फोर्स है, और इसकी वेलोसिटी जैसे कहीं इधर की तरफ होगी, तो बेसिकली रिएक्शन फोर्स के वर्क वगैरह से, या हम वैसे भी देखें तो जैसे मान लीजिए हॉरिजॉन्टल हो गए, ऐसा अज्यूम कर ले सिंपल, तो जब कोलिजन से पहले हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे तो इस डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा। ये तो पहले तो इस डायरेक्शन में था ना, और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, रिंग भी कुछ मूव कर रही होगी, तो रिंग मूव करने लग गई। तो हमने बोला कि यहाँ पे लेट बीड्स हैव स्पीड v1 विद रेस्पेक्ट टू रिंग, रिंग के रेस्पेक्ट में उनका स्पीड कितना v1 है, और रिंग का स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है v2 है। तो यहाँ पे पहले हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। तो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। देखो इस डायरेक्शन में तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे, एक का m इंटू v1, दूसरे का m इंटू v1 कैंसिल कर गए। इस डायरेक्शन में इनिशियली कितना था m इंटू v0, m इंटू v0 2m v0, और इधर फाइनल कितना हुआ है कैपिटल M इंटू v2 प्लस ये 2m, और ये रिंग के साथ में ये बीड्स भी तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी 2m इंटू v2, और इस m की वैल्यू कितनी है, वो 2m गिवन है अपने को। तो यहाँ से जो v2 है उसकी वैल्यू v0/2 हो गई। अब यहाँ पे जो v1 है वो तो रिंग के रेस्पेक्ट में, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो ये बोला हुआ है कि उनकी स्पीड कितनी होगी जस्ट बिफोर कोलिजन, मतलब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही कैलकुलेट करना है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मान लेते हैं। एक्चुअल में क्या होगा, उसमें 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, एक स्पीड जैसे इधर v2 है, एक स्पीड v1 है, हमें टोटल चाहिए तो उसको कुछ v मान लिया टोटल। तो अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, क्योंकि सिस्टम में कोई पोटेंशियल एनर्जी में तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो ये इस प्रॉब्लम में क्या रहेगा, हमने अप्लाई किया हाफ 2m इंटू v0², दोनों जो बीड थे m मास के, तो एक की एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ m इंटू v0² एंड 2m है तो 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर ये इनकी स्पीड अगर v है, रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा कि इधर भी कुछ स्पीड है v2 और इधर v1 है, तो रिजल्टेंट यहाँ पे, और इस वाले बीड में देखेंगे तो अपने पास क्या होगा, एक स्पीड इधर v2 की तरफ, v2 एक v1, तो रिजल्टेंट के इधर होगा। तो जो भी है v मान लिया, तो हाफ अगेन m v², लेकिन 2 है तो 2m प्लस हाफ दिस 2m इंटू v2², तो v2², ये 2m कौन सा कैपिटल है, इससे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी सोल्व करने पे, √3/2 इंटू v0। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट में देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है अपने पास में, इजी क्वेश्चन है। 2 लार्ज वर्टिकल एंड पैरेलल नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स आपको गिवन है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा और माइनस सिग्मा टाइप कंसिडर कर लेंगे। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स 1 सेंटीमीटर गिवन है, और पोटेंशियल डिफरेंस कुछ x वोल्ट है। ए प्रोटॉन इज रिलीज्ड एट रेस्ट मिडवे बिटवीन, मिडवे पे रिलीज किया 2 प्लेट्स, इट इज़ फाउंड टू मूव 45 डिग्री विद वर्टिकल जस्ट आफ्टर रिलीज, ये गिवन है। तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल में प्लेट्स रखी हुई हैं,
और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हॉरिजॉन्टल में होगा तो एक तो प्रोटॉन पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग जाएगा और एक mg लगेगा, और इन सब के इफेक्ट में वो 45 डिग्री पे मूव कर रहा है। इसका मतलब QE और mg क्या होंगे, इक्वल होंगे। रिजल्टेंट फोर्स जहाँ पे आएगा पार्टिकल उधर ही चलेगा, तो 45 डिग्री पे मूव कर रहा है। दैट मीन्स QE और mg की वैल्यू क्या होगी, इधर की तरफ हो गया, आप बोलोगे Q इंटू ई, प्रोटोन है तो Q की वैल्यू E हो जाएगी, और इधर की तरफ mg, तो एक तो ये इक्वल हो जाना चाहिए। तो यही किया हमने, QE इक्वल टू mg। और फिर अपने पास यहाँ पे पूछा गया अपने को रिलीज मिडवे, तो अपने को बोला गया है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो ये x कौन सा कैलकुलेट करना था, पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट करना है एक्चुअली में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में हो जाएगा, जैसे E इक्वल टू होता है माइनस dv बाई dr, तो dv कितना हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर। एक्चुअल में v कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो E इंटू डी। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है और पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है और अगर इनका सेपरेशन D है, देन पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, E इंटू डी। ये कैलकुलेट किया हमने। तो यहाँ पे देखिएगा हमने बोला कि Q इक्वल टू mg, इसकी हेल्प से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, mg बाई क्यू। तो mg बाई क्यू और ये वैल्यू d, x यहाँ पे बेसिकली इसको रख दिया है, यहाँ पे जो x पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था। तो E की वैल्यू यहाँ से इक्विलिब्रियम नहीं सॉरी, Q इक्वल टू mg, रिजल्टेंट फोर्स 45 डिग्री पे आ रहा है, उससे निकाल लिया। यहाँ से E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg बाई क्यू, और E के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया, E इंटू डी, तो ये वैल्यू आ गई। अभी हमें सभी वैल्यूज आई थिंक नॉन है। मास यहाँ पे देखिएगा, प्रोटॉन था, प्रोटॉन का मास 1.66 या 1.67 इंटू 10⁻⁻27, जी की वैल्यू 10, Q अपने पास इसको भी 1.6, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगा दिया यहाँ पे, 1.6 पुट कर दिया इसको, और D अपने पास कितना 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, ये 10⁻⁹ वोल्ट आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 62, SHM टाइप का प्रॉब्लम अपने पास में है। यहाँ पे गिवन है आपको ए मास m इज हैंग ऑन आइडियल मासलेस स्प्रिंग, अनदर इक्वल मास एक और कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे एंड ऑफ स्प्रिंग। द होल सिस्टम इज रिलीज एट t इक्वल टू 0 पे सिस्टम को रिलीज कर दिया, m इज रिलीज एंड द सिस्टम फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। Assume that natural length of spring is L नोट एंड इनिशियल स्ट्रेच लेंथ इज L। तो अभी यहाँ पे क्या है, वो नेचुरल लेंथ में नहीं है, उसके अंदर कुछ स्ट्रेच है, और स्ट्रेच लेंथ कितना है, L है। तो स्ट्रेच कितना होगा, L माइनस L नोट, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को G बोला हुआ है। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G है। तो यहाँ पे देखिएगा इसको क्या होगा, एक्चुअली में स्टार्टिंग में हमने इसको स्ट्रेच करके छोड़ा हुआ है, तो अब बाद में तो क्या हुआ, इसके पास में भी जैसे ही छोड़ा एक्सेलेरेशन G है, इसके पास में भी G है, लेकिन इनिशियली जो अपने पास में स्ट्रेच है उससे क्या करेगा, ये पहले अंदर की तरफ आएंगे, लेकिन जहाँ पे नेचुरल लेंथ है वहाँ पे स्टॉप नहीं होंगे, पहले तो एक्सेलेरेट हो रहे थे तो और कंप्रेशन आ जाएगा, फिर से कंप्रेशन से बाहर जाएंगे, तो ये बेसिकली ऑसिलेट करने वाले हैं। तो इसको ऐसे प्रॉब्लम को COM फ्रेम से अगर हम देखेंगे, अब एक पे स्प्रिंग से 2 मास लगे हुए हैं, तो इसको रिड्यूस मास की कैटेगरी में चला जाएगा, T इक्वल्स टू 2 पाई इंटू दैट रिड्यूस मास m म्यू डिवाइडेड बाई k। म्यू कितना हो जाएगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 m/2। तो चलिए ये देखा, COM फ्रेम से दोनों मास जो है SHM एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ओमेगा k डिवाइडेड बाई रूट म्यू, ये अपने पास में म्यू की वैल्यू कितनी होगी, m/2। अब देखिएगा इसमें, इसको मैं हॉरिजॉन्टल में अगर विजुलाइज करना चाहूँ तो ऐसा था कि इनिशियली L नोट था, फिर स्ट्रेच लेंथ कितनी थी, L थी। SHM को पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये ऐसा हो गया कि एक पार्ट को फिक्स कर दिया और दूसरा वाला जो अपने पास में है उसको रिड्यूस मास से रिप्लेस कर दिया, m/2। तो अभी ये कितना है, बेसिकली यहाँ से रिलीज हुआ है एक तरीके से COM फ्रेम में, L माइनस L नोट, ये एम्पलीट्यूड हो गया। तो अपने पास क्या होगा, इन्होंने पूछा है कि यहाँ पे देखिएगा कैलकुलेट क्या करना था अपने को, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो अभी अगर देखेंगे तो L नोट से कुछ ज़्यादा है, फिर उसके बाद में अंदर आ जाएगा तो L नोट में से कुछ कम हो जाएगा, मतलब L नोट प्लस माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस, ऐसा होगा ये इस टाइप का, ये मैक्सिमम। लेकिन हमें तो टाइम का फंक्शन चाहिए, अब ये एक्सट्रीम से रिलीज किया हुआ है तो कोस का फंक्शन ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे बोला L नोट प्लस दैट एम्पलीट्यूड इंटू कोस ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू कितनी वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, रूट ऑफ k बाई म्यू, और म्यू की वैल्यू m/2। क्लियर है क्या, ये ओमेगा इंटू टी। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, SHM का प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए एक और प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फिर से आ रहा है अपने पास में। एन इलेक्ट्रिक फील्ड E हुज डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड वेरीज एट डिस्टेंस फ्रॉम R एज शोन। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ था R के साथ में इस तरीके से वेरी कर रहा है।
is taken as positive if its direction is away from origin, then work done by electric field on the 2 कूलम चार्ज if it is taken from 110 to 300, कुछ ऐसा गिवन है अपने को। यहाँ पे देखिएगा वर्क अपने पास में होगा, वो होगा अगर देखेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू डी आर। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू इंटू ई, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना हुआ, क्यू ई इंटू डी आर, मतलब एफ इलेक्ट्रिक इंटू डी आर, और इसका इंटीग्रेशन करना था। एफ इलेक्ट्रिक कितना होगा, क्यू ई। यहाँ पे देखिए ई और आर के बीच में ग्राफ दिया हो, जब ग्राफ दिया है तो या तो स्लोप का यूज होगा या कहीं ना कहीं अपने पास एरिया का यूज हो सकता है। यहाँ पे ई डॉट डी आर जो क्वांटिटी उसको देखें, ये अपने पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड आर करो। जैसे अपने पास में वेलोसिटी को हम बोलते थे डी एक्स बाई डी टी, देन डी एक्स कितना हो जाता है वी डी टी। हम बोलते थे वेलोसिटी टाइम करो अंडर एरिया किसको बताता है, डिस्प्लेसमेंट को। ऐसे डी वी ए डी टी कि एक्सेलेरेशन टाइम करो के एक्सेलेरेशन टाइम करो टी एक्सेस के बीच में जो ग्राफ का एरिया है वो किसको, चेंज इन वेलोसिटी को बताता है। तो वर्क डन ऑन 2 कूलम चार्ज कितना होगा, ये क्यू ई इंटू डी आर, क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू को बाहर निकाला, ई डी आर कितना हो जाएगा, ई डी आर अपने पास में यहाँ पे एरिया आ गया, तो इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो देखिएगा एरिया की अगर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, आर यहाँ पे 1 1 एंड 0 मतलब √2 हो गया और बाद में 3 हो गया, तो यहाँ पे √2 से 3 तक का अपने को एरिया कैलकुलेट करना, मतलब ओनली ये वाला एरिया चाहिए। तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, वो कैलकुलेट किया आपने यहाँ से, और इस वैल्यू को हमने चार्ज से मल्टीप्लाई करें, इतना वर्क हो जाएगा। तो चार्ज की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 2 कूलम, 2 कूलम। एरिया कितना हो जाएगा, ये अपने पास 1/2, बेस कितना 3 माइनस √2, एंड हाइट कितना हाफ बेस इंटू हाइट, वो 20 हो गया। तो ये 2 कैंसिल कर गया और अपने पास 3 माइनस √2 इंटू 20, इतना आंसर हो गया। तो चलिए इस पार्ट में हम अभी इतना ही रखते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से देखिएगा इनको, और इसी तरीके के वीडियोज आगे देखने के लिए आप कॉन्टैक्ट में रहें।